नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइव मीट का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्या ओपिनियन पोल्स को और एग्जिट पोल्स को बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एशियन नाटो से संबंधित। चाइना ने यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को एशियन नाटो बोला है। इसके बाद आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का ऑयल क्राइसिस से संबंधित। सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को इंक्रीज करने से संबंधित। ऐसा ही आर्टिकल कुछ दिनों पहले भी आया था। इतने नए पॉइंट्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेंगे इस आर्टिकल को भी। हिंदू में देखो आजकल कैसे कैसे आर्टिकल आते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक बात आप सुनते हो ना कि जिन वर्कर्स ने ताजमहल को बनाया था ना, उसके हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने। दूसरी तरफ वाराणसी में जब मंदिर बना ना, तो सैनिटेशन वर्कर्स का स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस आर्टिकल में राइटर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि शाहजहां ने हाथ नहीं कटवाए थे वर्कर्स के, बल्कि उनको सम्मानित किया था, उनके वेजेस भी अच्छे थे। इस आर्टिकल में बहुत सारे जो आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर हैं, उनका नाम दिया गया है जो उस समय जीवित थे। तो सोच के देखिए, मतलब कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट, कैसे कैसे आर्टिकल्स आते हैं हिंदू में। ज़्यादातर तो हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, यूपीएससी एस्पायरेंट तो परचेज करते हैं। कुछ ढंग के आर्टिकल लिखवा के दे दो, हमें भी फ़ायदा हो जाए। खैर, आज का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ एन एग्जिट पोल एंड ये ओपिनियन पोल से कैसे डिफरेंट है। क्या ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को बैन कर देना चाहिए? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। थॉमस जेफरसन का ये कोट है, जब देखो सरकारें लोगों से डरती हैं ना, तो उस समय फिर लिबर्टी आती है। लेकिन जब लोग सरकारों से डरते हैं ना, तो फिर टायरनी आती है। टायरनी मतलब निरंकुशता, मतलब सरकार अपनी मनमानी करती है, जो चाहे वो सरकार करती है जब लोग सरकारों से डरते हैं। थॉमस जेफरसन ने ये बात बोली थी। लिबर्टी के बारे में आपको एथिक्स में या फिर ऐसे में कुछ लिखना हो तो इस कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और 7 मार्च को आखिरी फेज की वोटिंग थी। और जैसे ही 7 मार्च को आखिरी फेज की वोटिंग खत्म हुई यूपी में, उसके बाद जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने एग्जिट पोल्स पब्लिश किए। उन सभी एग्जिट पोल्स की एवरेज निकालें तो ये निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की, गोवा और उत्तराखंड में नेक टू नेक फाइट है, और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देखो, आपको लगा होगा अभी रिजल्ट थोड़ी ना आए हैं, रिजल्ट तो कल आएंगे ना, 10 मार्च को। यही आर्टिकल हमें डिस्कस करना है कि ये जो एग्जिट पोल्स पब्लिश होते हैं, इनकी कितनी ऑथेंटिसिटी होती है, क्या इन पे विश्वास किया जा सकता है, क्या इनको अलाउ करना चाहिए या फिर इन पर बैन लगा देना चाहिए। और दूसरा, एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे इश्यूज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और एक पुराना जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उसका भी सपोर्ट लेंगे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब पश्चिम बंगाल में 8 फेज के इलेक्शंस खत्म हो गए, तो वेरियस जो एजेंसीज हैं, उन्होंने ये एग्जिट पोल डिक्लेयर किए। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस के रिजल्ट ये रह सकते हैं। लेकिन अंत में 200 से ज़्यादा सीट्स आई तृणमूल कांग्रेस को, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को, और बीजेपी को 70s में कुछ सीट्स आई, शायद 76 हैं। और टीएमसी को, यानी तृणमूल कांग्रेस को, एक्चुअल में कितनी सीट्स हासिल हुई? 216 के आसपास। तो उस हिसाब से देखें तो ये सारे जो एजेंसीज के एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हुए। तो इसलिए एक बार फिर से कुछ एक्सपर्ट्स मांग उठाने लगे हैं कि एग्जिट पोल्स को और इसके अलावा ओपिनियन पोल्स को क्या बैन कर दिया जाए। पहले तो वैसे आप ये बता दीजिए कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में डिफरेंस क्या है। देखो, ओपिनियन पोल कंडक्ट होते हैं वोटिंग से पहले। वोटिंग से पहले वोटर्स के बिहेवियर के बारे में पता लगाने के लिए ओपिनियन पोल कंडक्ट होते हैं। ओपिनियन पोल का दायरा बड़ा होता है। जब ओपिनियन पोल एजेंसीज कंडक्ट करती हैं ना, तो वोटर से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछती हैं कि आपका इन इश्यूज़ के बारे में क्या राय है, किन इश्यूज़ को लेके आप वोट दोगे, कौन से लीडर को आप पसंद करते हो। ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ओपिनियन पोल्स में। आप कौन से लीडर को कितना पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा कौन से लीडर को पसंद करते हो। जबकि एग्जिट पोल कंडक्ट होते हैं वोटिंग होने के बाद।
ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले, एग्जिट पोल वोटिंग के बाद। एग्जिट पोल में मेनली फोकस इलेक्शन की आउटकम पर ही होता है, अंदाजा लगाया जाता है कि इलेक्शन रिजल्ट क्या रह सकता है, जबकि ओपिनियन पोल में काफ़ी सारे इश्यूज पर वोटर्स की राय पूछी जाती है। ये फर्क है दोनों के बीच में, एग्जिट पोल वोटिंग के बाद और ओपिनियन पोल वोटिंग से पहले। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A में ये कहा गया है, अगर वोटिंग देखो कई फेसेस में होती है या फिर सिंगल फेस में भी होती है, तो आखिरी जो फेस है उसकी वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे से पहले आप एग्जिट पोल अनाउंस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में 29 तारीख को आखिरी फेस की वोटिंग थी, तो वोटिंग मान लीजिए खत्म हुई 5 बजे, तो 5 बजे वोटिंग खत्म हुई और उसके आधे घंटे से पहले एग्जिट पोल अनाउंस नहीं किया जा सकता। इवन देखो 5 राज्यों में इलेक्शन थे, पश्चिम बंगाल में 8 फेस में थे और कहीं कहीं पर तो सिंगल फेस में थे, वहां पे वोटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वेट किया गया। इवन तमिलनाडु और असम के एग्जिट पोल भी नहीं अनाउंस किए गए क्योंकि पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही थी। तो अलग अलग राज्यों में जब इलेक्शन होता है ना, तब भी किसी भी राज्य में अगर वोटिंग बाकी है तो आखिरी फेज की जो वोटिंग है वो खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल अनाउंस किए जा सकते हैं, इससे पहले नहीं किए जा सकते। और ओपिनियन पोल के बारे में वैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ भी नहीं बोला गया है। एग्जिट पोल के बारे में बोला गया है, वोटिंग पोल के ओपिनियन पोल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है इस एक्ट में, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब देखो, क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार ये ओपिनियन पोल या फिर एग्जिट पोल बहुत बार फेल क्यों हो जाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है स्टैटिस्टिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है इन एजेंसीज के द्वारा। डेटा की डिजाइनिंग में, सैम्पलिंग में और एनालाइजिंग में जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, उन स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स को ये एजेंसीज फॉलो नहीं करती। दूसरा पॉइंट, लैक्स होलिस्टिक कवरेज। ये एजेंसीज देखो बहुत बार किसी राज्य के बारे में जब अनुमान लगाती हैं तो राज्य के कोने कोने में नहीं जाते, कुछ ही जगह पर ये जाते हैं और वहाँ से डेटा इकट्ठा करते हैं। तो फिर देखो जो रिजल्ट आएगा वो तो बायस्ड होगा ना, क्योंकि आप सारी जगह तो गए नहीं, आपने हर एक रीजन का मूड तो भांपा ही नहीं। इसलिए होलिस्टिक कवरेज ना करने की वजह से बहुत बार ये एजेंसीज फेल हो जाती हैं। कुछ ही रीजन्स का डेटा कलेक्ट किया और उसके बेस पे अनुमान लगा लिया। नेक्स्ट, नो स्कोप फॉर मार्जिन ऑफ एरर। सॉरी, काफी बार तो ये एजेंसीज देखो एग्जैक्टली और स्पेसिफिकली बताती हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना वोट प्राप्त होगा, 40%, इतनी सीट्स प्राप्त होंगी, 221, 102। अरे भैया 3% एरर का मार्जिन रखना होता है, लेकिन ये एजेंसीज आपस में कंपटीशन के चलते मार्जिन का जो स्कोप है, एरर के मार्जिन का जो स्कोप है, उसे बुरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन बायस। सैंपल्स जब कलेक्ट किए जाते हैं वो देखो डाइवर्स नहीं होते, अलग अलग जेंडर के लोगों से, एज के लोगों से, इनकम के लोगों से, रिलीजन के लोगों से, कास्ट के लोगों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेकिन नहीं, आप सेम ही सेक्शन के लोगों से, सेम ही आइडेंटिटी के लोगों से क्वेश्चंस पूछते हो, आपके डेटा में डाइवर्सिटी नहीं होती, इसलिए आपका जो अनुमान है वो गलत हो जाता है। लास्ट पॉइंट भी इसी से संबंधित है, इश्यूज इन द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग करनी चाहिए, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग इन एजेंसीज के द्वारा नहीं की जाती, इसलिए अनुमान जो है वो गलत साबित होता है। तो ये हमने बात की कि रीजंस क्या हैं कि एजेंसीज का जो अनुमान है ओपिनियन पोल में या फिर एग्जिट पोल में वो गलत साबित होता है। अब बात करते हैं, क्या एग्जिट पोल को और ओपिनियन पोल्स को बैन कर देना चाहिए। पक्ष में काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स हैं। जैसे पहला आर्गुमेंट, ये जो अनरेगुलेटेड एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल हैं बहुत बार देखो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और वोटर्स का जो बिहेवियर है वो उस पर प्रभाव डालते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल ये अनाउंस हुआ कि पर्टिकुलर जो पार्टी है वो एक तरफा इलेक्शन को जीत रही है, तो वोटर्स को लगेगा कि इस पार्टी की लहर है। और देखो ज़्यादातर जो स्विंग वोट्स होते हैं, मतलब जो अंतिम समय में डिसाइड करते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, वो हवा की तरफ ज़्यादा अपना रुख करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है तो वो उस तरफ ज़्यादा वोट देना पसंद करते हैं। इसीलिए तो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी लहर बनाने की कोशिश करती हैं, बार बार बोलती हैं कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, हम एक तरफा
सुपड़ा साफ कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का। क्यों? क्योंकि वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग वोट्स को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। और ये जो एग्जिट पोल तो चलो छोड़िए, ये तो वोटिंग के बाद होते हैं। ओपिनियन पोल जो कंडक्ट होते हैं ना, ये वोटर्स की चॉइस को प्रभावित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैन के पक्ष में एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, देखो ज़्यादातर ये जो ओपिनियन पोल्स होते हैं ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। क्यों? बात वही, अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके, जनता को यह बताया जा सके देखो हम जीत रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि देखो बहुत बार ये ओपिनियन पोल्स फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इवन कुछ लोग ये भी बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। कैसे? क्योंकि देखो गलत इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है और इससे आपकी जो ओपिनियन है वो गलत बन रही है, आपका जो डिसीजन है वो गलत होंगे। इसीलिए कुछ लोग ये बात करते हैं कि ये आर्टिकल 19(1) सेक्शन ए के अगेंस्ट है, आप गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो इन अनरेगुलेटेड एग्जिट एंड ओपिनियन पोल्स में। वैसे देखो आप ओपिनियन पोल्स को पेड न्यूज़ के फेनोमेनन से भी लिंक कर सकते हो। पेड न्यूज़ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पैसे देके जो न्यूज़ छपवाती हैं या फिर मीडिया चैनल्स में जो न्यूज़ आती है जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने पैसे दिए होते हैं, उससे भी इन ओपिनियन पोल्स को और एग्जिट पोल्स को जोड़ा जा सकता है। अब देखो दो आर्ग्यूमेंट्स इन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल्स के पक्ष में भी हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन ओपिनियन पोल्स की सहायता से कम जनता को जानकारी मिलती है, वेरियस इश्यूज़ के बारे में पता लगता है कि कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं वो इलेक्शन में हावी हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, विपक्ष के प्रोग्राम्स के बारे में जनता को जानने को मिलता है। और देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्ग्यूमेंट तो यहाँ भी दिया जा सकता है ना, जो एजेंसीज ये ओपिनियन पोल रिलीज़ करती हैं ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है कि वो बताएं कि हमारे हिसाब से कौन जीत रहा है। इलेक्शन से पहले आपका ये हक है कि आप अपनी राय व्यक्त कर सको कि मेरे हिसाब से तो ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीत रही है। तो फिर इन एजेंसीज का भी तो हक है ना अपना अनुमान बताना, तो इनको रोका कैसे जा सकता है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट दोनों तरफ दिया जा सकता है, यहां भी वहां भी। नेक्स्ट देखो ये कहना कि वोटर्स की चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं ये ओपिनियन पोल, ये तो एग्जैजरेशन वाली बात है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे नाम मात्र के जो इन ओपिनियन पोल को देखकर अपनी राय बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये कहते हैं देखो एग्जिट पोल को और ओपिनियन पोल को आप सेम नहीं ट्रीट कर सकते। एग्जिट पोल को लेकर तो शिकायतें बहुत कम रहती हैं कि वोटिंग हो ही चुकी है, अब एजेंसीज गलत अनुमान लगाएं सही अनुमान लगाएं, 2-3 दिन में तो वैसे ही रिजल्ट आ ही जाता है। तो एग्जिट पोल को लेकर तो कोई खास शिकायत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, ओपिनियन पोल को लेकर थोड़ा रेगुलेशन हो सकता है कि ओपिनियन पोल जब कंडक्ट करे वेरियस एजेंसीज तो प्रॉपर अपना मैकेनिज्म बताएं वो कैसे उन्होंने डेटा लिया है, कितने लोगों की सैम्पलिंग ली है, कहाँ पर वो गए हैं, किस किस रीजन में, कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में वो गए हैं, ताकि पता लग सके जनता को भी कि जिस मेथडोलॉजी के हिसाब से ओपिनियन पोल कंडक्ट किया गया है वो मेथडोलॉजी कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग है। मतलब ओपिनियन पोल्स को रेगुलेट किया जा सकता है अच्छे से, बिना बजाय इसके कि इसको बैन किया जाए। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की बात करें, 16 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक टाइम फ्रेम के अंदर ओपिनियन पोल को बैन कर देती हैं। और वो टाइम फ्रेम देखो इन देशों में अलग अलग है। किसी देश में वोटिंग से 24 घंटे पहले ओपिनियन पोल बैन है, किसी देश में वोटिंग से 1 महीने पहले ओपिनियन पोल बैन है। फ्रांस में वोटिंग डे से 24 घंटे से पहले ओपिनियन पोल कंडक्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए आज 3 तारीख को वोटिंग है तो 2 तारीख से पहले ही ओपिनियन पोल कंडक्ट हो सकते हैं, 2 तारीख को कोई ओपिनियन पोल कंडक्ट नहीं हो सकता, यानी 24 घंटे पहले ओपिनियन पोल बैन। यूके में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स के पब्लिश करने पर, लेकिन जैसी रिस्ट्रिक्शंस एग्जिट पोल के कंडक्ट करने को लेके हैं वैसी रिस्ट्रिक्शंस यूके में भी हैं एग्जिट पोल्स के कंडक्ट करने को लेके कि आखिरी फेज की वोटिंग हो जाए उसके आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल्स के नतीजे पब्लिश किए जा सकते हैं। यूएस ओपिनियन पोल्स को अलाउ करता है किसी भी समय। अब लास्ट में वे अहेड की बात करते हैं। वे अहेड पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि अगर देखो
कोई ओपिनियन पोल नेशनल मूड को बताता है तो उसे बेसिक जानकारी देनी होगी कि हमारी मेथडोलॉजी ये है, हमारे सैंपल का साइज इतना है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसी है, मतलब जिनसे हमने क्वेश्चंस पूछा उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसी है, और कैसे डेटा कलेक्ट किया गया, क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू लिया गया या फिर फ़ोन की सहायता से। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इवन जब भी कोई एजेंसी ये ओपिनियन पोल कंडक्ट करें तो उसे अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताना चाहिए कि पास्ट में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कब कब हमने ओपिनियन पोल कंडक्ट किया, और फाइनली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो फिर क्या नतीजे सामने आए। इस प्रकार से अगर ये एजेंसीज अपना ट्रैक रिकॉर्ड अनाउंस करेंगी तो जनता भी प्रॉपरली पता लगा सकेगी कि ये एजेंसी कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो देखो एशियन नाटो से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो चाइना ने ये क्लेम किया है कि यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, वो एक प्रकार से नाटो का इंडो पैसिफिक वर्जन है। नाटो तो आपको पता है बनी थी 1949 में, उस समय यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए। तो चाइना के अनुसार ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नाटो का ही इंडो पैसिफिक वर्जन है चाइना को कंटेन करने के लिए। ऐसी बात चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने बोली 7 मार्च को। आर्टिकल में कहा जाता है चाइना के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट देना कोई नई चीज नहीं है। जब देखो क्वाड का आइडिया शुरुआत में 2007 में इमर्ज होके आया था ना, तब भी चाइना के द्वारा यही बोला गया था क्वाड जो है वो एशियन नाटो है। लेकिन उस बात को अब 15 साल पूरे हो चुके हैं, एशियन नाटो कभी नहीं बना क्वाड। आज भी क्वाड जो है वो एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है जैसे कि नाटो है। इसके साथ साथ चाइना के विदेश मंत्री ने यह भी कहा यूएसए जो है वो देखो अलग अलग रीजन्स में जियोपॉलिटिकल राइवलरीज को फ्यूल कर रहा है एक्सक्लूसिव क्लब्स बना के। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए ने काफी सारे ग्रुप्स बनाए हैं, क्वाड है, ओकस है, 5 आइज है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। तो ये जो ग्रुपिंग है ना जो यूएसए ने बनाई है, ये एक प्रकार से 5-4-3-2 फॉर्मेशन है रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए। देखो इसके बाद अगर यूक्रेन के इशू पर चाइना के स्टैंड की हम बात करें ना, शुरुआत में तो चाइना ने इस इशू पर न्यूट्रल रहने की कोशिश की थी इंडिया की तरह, वोटिंग से एब्सटेन करके। लेकिन बाद में चाइना ने कहा कि रशिया के साथ हमारे रिश्ते जो है ना वो चट्टान की तरह मजबूत हैं। इवन 4 फरवरी को यानी यूक्रेन इन्वेजन से पहले जब दोनों देशों के लीडर्स आपस में मिले थे ना, तो उन्होंने यही कहा था, मतलब दोनों ने एक दूसरे के क्लेम का समर्थन किया था। जहां रशिया ने चाइना के इस क्लेम का समर्थन किया कि यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी चाइना को कंटेन करने के लिए है, दूसरी तरफ चाइना ने भी रशिया के इस क्लेम का समर्थन किया कि नाटो का यूरोप में ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। और यूक्रेन वार के मुद्दे पर चाइना ने नाटो को ही ब्लेम किया यूक्रेन में क्राइसिस के लिए। एक चीज देखो वैसे ये भी है, बेशक चाइना और रशिया के बीच में इकोनॉमिक लिंकेजेस अभी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और पॉलिटिकल लिंकेजेस भी हैं, लेकिन एक चीज जो दोनों को आपस में चिपकाए हुए है वो है यूएस अलायंसेस के कंसर्न्स। जहां यूरोपियन रीजन में नाटो का एक्सपेंशन रशिया के लिए कंसर्न है, इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए के ग्रुप्स चाइना के लिए कंसर्न हैं। तो दोनों का दुश्मन सेम है यूएसए, इसलिए दोनों देश आपस में ग्लू की तरह चिपके हुए हैं। लेकिन अब इंडिया को एनालाइज करना चाहिए कि दोनों के बीच की जो गहरी दोस्ती है उससे इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे देखो हमारे विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री पैक्ट नहीं है। चाइना को इंडिया को यूएसए का एक्सक्लूसिव पार्टनर नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा यूएसए के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट है, अभी तक हमारा यूएसए के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है। जैसा यूएसए के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जापान का, साउथ कोरिया का, उनकी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए की है, लेकिन इंडिया के साथ अभी यूएसए का कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल देते हैं
कि चाइना का जो एग्रेसिव रुख है ना एलएसी पर, उसका एक रीजन ये है इंडिया के यूएसए के साथ मजबूत होते रिश्ते। बट सरकार इस बात को नहीं मानती, यानी इंडिया ने यूएसए के साथ रिश्तों को मजबूत करना जारी रखा और चाइना के एक्शन से ऐसा नहीं कि इंडिया डर गया और यूएसए से दूर जाना स्टार्ट हो गया, बल्कि चाइना का जो ये मूव है बैकफायर कर गया। और इंडिया तो ये भी कहता है अगर देखो आपको कंसर्न्स हैं इंडिया और यूएसए के मजबूत होते रिश्तों से, तो फिर आप पाकिस्तान पर भी तो ध्यान दीजिए ना। आप पाकिस्तान को कितने हथियार दे रहे हो, कितनी टेक्नोलॉजी दे रहे हो, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, आप ये बात क्यों नहीं मानते? खैर देखो, चाइना के विदेश मंत्री ने इस बात को माना कि इंडिया और चाइना के बीच जो खराब रिश्ते हुए हैं ना पिछले 2-3 सालों में, पहले भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, टेंशन्स तो रहती थी, समय समय पर इमर्ज होकर आती थी, लेकिन 2020 में जब से चाइनीज ट्रूप्स आगे आई हैं ना, तब से तो ज़्यादा ही टेंशन्स हैं बॉर्डर पर। तो ये ना दोनों देशों के लिए सही नहीं है। 7 पॉइंट्स पर टोटल विवाद था, कुछ पॉइंट्स पर तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर अभी भी बाकी है। तो 11 मार्च को मिलिट्री टॉक्स होगी दोनों देशों के बीच, और उम्मीद की जाती है जिन जिन पॉइंट्स पर अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है वहां पर भी कोई सॉल्यूशन निकले और बॉर्डर पर शांति इस्टेब्लिश हो इंडिया और चाइना के बीच। क्योंकि देखो, चाइना से इंडिया की टेंशन्स रहती है ना, फिर इंडिया की मजबूरी हो जाता है यूएसए के ज्यादा करीब जाना। अदरवाइज तो फिर इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर सकता है, केस बाय केस बेसिस पर डिसीजन ले सकता है कि क्या स्टैंड लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए चाइना के साथ रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए आने वाले समय में, तो इंडिया के पास कोई चारा नहीं बचेगा बजाय यूएसए के और ज्यादा करीब जाने के। यह बात चाइना भी समझता है, इसलिए चाइना भी चाहता है कि विवाद सुलझ जाए, लेकिन यह बात उसके एक्शंस में नहीं दिखती। देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में बॉर्डर पर विवाद पूरी तरह से सुलझता है या फिर नहीं सुलझता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑयल क्राइसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज में ये आर्टिकल है और हिंदुस्तान टाइम्स में भी ऑयल क्राइसिस से संबंधित एक आर्टिकल है। दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। दाम ऑयल के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वर्ल्ड में अभी $120 पर बैरल के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम पहुंच गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और कुछ एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं कि $180 पर बैरल तक ये इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम है वो पहुंच सकते हैं। जब कोरोना आया था ना, एक समय ऐसा आया था $20 पर बैरल के हिसाब से ऑयल के दाम पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गए थे विभिन्न देशों में, इंडस्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया था, तो ऑयल की सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। लेकिन अब देखिए, अगर $10 पर बैरल दाम बढ़ जाते हैं ना ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे देश का एग्जांपल अगर लें तो इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, सीधी सी बात है, रशिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। वैसे हिंदुस्तान टाइम्स वाले आर्टिकल में थर्ड लार्जेस्ट लिखा हुआ है। तो देखो, रशिया से जब ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कमी आ जाएगी, और डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई कीजिए, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो दाम तो बढ़ेंगे ना। और दूसरा, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं इतने ज़्यादा। वो देश जो सैंक्शंस को नहीं मान रहे हैं, जो चाहते हैं रशिया से ऑयल इंपोर्ट हम करते रहें, लेकिन देखो शिपिंग कंपनीज, उनको तो दिक्कत आएगी ना। कई सारी शिपिंग कंपनीज यूके की हैं, यूएस की हैं, जर्मनी की हैं, और रशिया जाएंगे कैसे तेल लेने? क्यों? क्योंकि जाएंगे तो सैंक्शंस का खतरा है, उनको भी पेमेंट का भी रिस्क पैदा हो गया है। स्विफ्ट से निकाल दिया गया है रशिया को, तो पेमेंट कैसे करेंगे वो देश जो रशिया से इंपोर्ट करते हैं? तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अब देखो, ऑयल एक ऐसी चीज है, हमारे देश का एग्जाम्पल लीजिए आप। ऑयल एक ऐसी चीज है, अगर उसके दाम बढ़ते हैं ना, बाकी सभी आइटम्स के दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्यों? अब मान लीजिए साउथ इंडिया में कोई चीज प्रोड्यूस होती है, उसको लाने का खर्चा नॉर्थ इंडिया में कैसे लाए जाएंगे? या तो ट्रेन में लाया जाएगा या फिर ट्रक में लाया जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट से, रोड ट्रांसपोर्ट से लाया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट से लाया जाता है तो खर्चा ज़्यादा आएगा क्योंकि तेल के दाम बढ़ जाते हैं। तो तेल के दाम बढ़ने से सभी आइटम्स पर फर्क पड़ता है, और वो आइटम्स जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं उन पर भी तो फर्क पड़ेगा ना। जैसे देखो, लैपटॉप मान लीजिए, लैपटॉप हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं।
अब शिपिंग कंपनीज पहले कम चार्ज लेती थी ट्रांसपोर्ट का, लेकिन अब चूंकि तेल महंगा हो गया है वो ज़्यादा चार्ज लेंगी ट्रांसपोर्टेशन का, तो लैपटॉप महंगा आएगा इंडिया में या फिर रॉ मटेरियल महंगा आएगा इंडिया में, तो फिर वो कस्टमर्स को और ज़्यादा महंगा मिलेगा। और कई कंपनीज तो देखो बहुत चालाक होती हैं, कई ऑयल कंपनीज क्या करती हैं, उनको पता है वार चल रहा है, उनको ये भी पता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में ऑयल के जो दाम है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो वो उनके पास जो अभी ऑयल का स्टॉक है ना उसको वो रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं, बाहर ही नहीं निकालते। क्यों? उन्हें लगता है कि थोड़े दिनों बाद बाहर निकालेंगे जब रेट बढ़ जाएंगे। तो ऐसे भी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। किसी चीज़ के रेट थोड़े से बढ़ने स्टार्ट होते हैं ना, तो फिर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और रिजर्व ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग उन्हें, ताकि सही समय पर बेचा जा सके। तो आर्टिफिशियली भी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया होगा, अरे प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज कर सकते हैं दूसरे देश, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वेनेजुला है। देखो हाँ, ये ऑप्शंस हैं। पहली तो बात, वेनेजुला पे तो यूएसए के ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, लेकिन यूएसए ने वेनेजुला के साथ संबंध ठीक करने स्टार्ट कर दिए क्योंकि उन्हें ऑयल की जरूरत है। बट वेनेजुला से जो ऑयल आता है ना उसमें इंप्योरिटीज ज्यादा होती हैं। रशिया का जो ऑयल है ना वो दूसरे नंबर पे सबसे सस्ता है पूरे वर्ल्ड में, सऊदी अरेबिया के बाद। सऊदी अरेबिया का सबसे सस्ता है, इंप्योरिटीज कम होती हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई ये भी अभी फिलहाल ना यूएस से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। इनके अपने अलग इश्यूज हैं। जैसे यूएई में एक ड्रोन अटैक किया था हौथी रिबल्स ने, आपको याद हो तो, उस इशू पर ना यूएई की शिकायत है, भैया तुम वैसे तो सिक्योरिटी गारंटी की बात करते हो, वो अटैक हुआ हमारे ऊपर, आप आए नहीं, यूक्रेन के इशू पर आप खुल के उनका साथ दे रहे हो, हम तो आपके पार्टनर हैं, तब आपने उतनी फुर्ती नहीं दिखाई। तो यूएई और सऊदी अरेबिया इनके रिश्ते में, इनके और यूएसए के रिश्ते में ना थोड़ी सी खटास चल रही है। अभी आज की खबर है, मैं सुबह देख रहा था, बाइडन ने बात करनी चाहिए इनके प्रीमियर से, लेकिन ये रिलेक्टेंट हैं कि भैया नहीं करनी बात। हाँ कर लेंगे आजकल में, लेकिन अभी वो उनका रुख ऐसा है कि यूएसए ने हमें सपोर्ट नहीं किया, बाइडन ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो रशिया के इशू पर हम आपका सपोर्ट क्यों करें? समझ रहे हो? और वैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी होते हैं ऑयल के, जिसमें ऑयल को स्टोर करके रखा जाता है इसी प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए। बट स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स है ना ऑयल के, वो कितने दिन काम आ जाएंगे? 20 दिन काम आ जाएंगे, क्योंकि ऑयल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और देखो एक चीज़, यूएसए तो फिर भी रशिया से कम ऑयल इंपोर्ट करता है, लेकिन काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो पूरी तरह से रशिया पर डिपेंडेंट है ऑयल कंजप्शन के लिए। तो इसीलिए रशिया से ऑयल बैन करने से, रशिया से ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगाने से संबंधित इशू पर ना रशिया के और यूरोपियन कंट्रीज के जो व्यू हैं ना वो अलग अलग हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस किया आर्टिकल ऑयल प्राइसेस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में बताया जाता है कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश में ऑलमोस्ट 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन टोबैको कंजम्पशन जो है वो एक सीरियल किलर है। हर दिन 3500 लोगों की हमारे देश में जान चली जाती है टोबैको के कंजम्पशन की वजह से। देश पर इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है 1% ऑफ जीडीपी, और रुपयों में बात करें तो 1,77,340 करोड़ रुपए। जब देखो इतना नुकसान होता है टोबैको के कंजम्पशन की वजह से, तो सरकार को टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज करना चाहिए ताकि महंगे हों टोबैको प्रोडक्ट्स और लोग इसकी कंजम्पशन कम से कम करें। लेकिन बावजूद इसके 2017 के बाद से, जब से जीएसटी आया है, तब से टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को इंक्रीज नहीं किया गया है। जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज करते रहते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में नहीं हुआ है। इवन इस साल आईटीसी कंपनी, जिसका देखो 80-85% जो टर्नओवर है वो सिगरेट से चलता है, ये कंपनी उम्मीद भी कर रही थी कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे होंगे। शेयर मार्केट भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन बजट में ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो जिसके बाद आईटीसी के जो शेयर थे शेयर मार्केट में वो इंक्रीज हो गए। टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज ना करने से सरकार को भी तो नुकसान हो रहा है ना। टैक्स इंक्रीज करते हो सरकार को कितना रेवेन्यू मिले, लेकिन सरकार भी तो वो रेवेन्यू को खो रही है टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज ना करके। लोगों की हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है वो तो देखो हमने शुरुआत में जाना ही। अब समय आ गया है कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे सरकार टैक्स इंक्रीज करे। कंपनसेशन सेस इंक्रीज किया जा सकता है,
कंपनसेशन सेस में जो पैसा इकट्ठा होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, ताकि उनकी जो कमिटमेंट है ना कि हाँ इतना रेवेन्यू तो आपका होगा ही, उस कमिटमेंट को पूरा किया जा सके। अब आपके मन में वैसे एक चीज़ ये भी आई होगी, जब फिर बजट आ ही गया तो अब क्या टैक्स इंक्रीज करें। देखो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है ना, उसमें भी टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज करने का फैसला लिया जा सकता है। बजट तो आ चुका है 1 फरवरी को। तो यही पॉइंट्स हैं, टैक्स इंक्रीज करना चाहिए टोबैको प्रोडक्ट्स पे। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।